Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy. लास्ट क्लास में हमने ट्रेवर्सिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ करेक्टिंग क्लोजिंग एरर और बैलेंसिंग अ ट्रेवर्स. मतलब क्या है कि हम जो क्लोजिंग एरर आ रहा था वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया. क्लोजिंग एरर क्या होता है? क्लोजिंग एरर होता है कि अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वही पॉइंट पर पूरा ट्रेवर्स खत्म नहीं होता और थोड़ी सी उसमें एरर आ जाती तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग एरर. अब क्या करना है हमें? अगर एरर आ गई है तो उसे रेक्टिफाई करना है. फर्स्टली तो रेक्टिफाई हमने कर लिया. रेक्टिफाई अगर करने के बाद हमें क्या करना होगा? मेनली अगर मैप में हमें प्लॉटिंग करनी है तो हमें पहले कैलकुलेशंस के थ्रू उस ट्रेवर्स को या तो करेक्ट करना पड़ेगा या उसी को कहते हैं बैलेंसिंग अ ट्रेवर्स. मतलब करेक्शन लगाना पड़ेगा. एरर आई है तो करेक्शन लगाना पड़ेगा और करेक्शन लगाना है तो बैलेंसिंग अ ट्रेवर्स या करेक्टिंग द क्लोजिंग एरर ऑफ अ ट्रेवर्स. तो ये हमारा टॉपिक. नेक्स्ट, अब इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज ट्रेवर्स. मतलब ये जो मेथड्स हैं वो एप्लीकेबल किसके लिए हैं? सिर्फ क्लोज ट्रेवर्स के लिए. जैसा कि देख सकते हो कि एरर आई है क्लोज ट्रेवर्स में तो उसी के लिए एप्लीकेबल है ये मेथड्स ऑफ करेक्टिंग क्लोजिंग एरर. तो फर्स्ट मेथड हमारा जो है वो है बोर्डेज मेथड. 4 टाइप के मेथड्स होते हैं करेक्शन के लिए और बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स के लिए. तो पहला मेथड है बोर्डेज मेथड, सेकेंड है ट्रांजिट मेथड, थर्ड है ग्राफिकल मेथड और फोर्थ है एक्सेस मेथड. अब ये 4 मेथड हमें पढ़ने हैं करेक्शन के और बैलेंसिंग करने के ट्रेवर्स को. तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं. वो है फर्स्टली बोर्डेज रूल. मतलब बोर्डेज मेथड या बोर्डेज रूल जो है उसमें क्या हो रहा है वो तब हम यूज करते हैं यूज्ड व्हेन लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स हैव बीन टेकन विद इक्वल प्रिसीजन. मतलब लीनियर मेजरमेंट के लिए भी हमने सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए भी सेम प्रिसीजन वाला हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है. तो उस केस में हम बोर्डेज रूल लगाएंगे. अब इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं. अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस ये हैं कि ई लीनियर मतलब एरर इन लीनियर मेजरमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल विच इज लेंथ ऑफ लाइन. मतलब लेंथ ऑफ कोई लाइन, एक लाइन हमने मेजर की उसकी लेंथ एल अगर सपोज कर लेते हैं हम तो ई लीनियर मतलब लीनियर मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो प्रोपोर्शनल रहेगी अंडर रूट ऑफ एल मतलब अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन के. अब नेक्स्ट क्या है? दूसरी अजम्पशन जो है इसमें वो है ई एंगुलर. ई एंगुलर मतलब एरर इन एंगुलर मेजरमेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल. मतलब लेंथ ऑफ लाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ई एंगुलर या एरर इन एंगुलर मेजरमेंट. अब ये तो हो गया रूल हमारा और उसके अजम्पशंस. अब अजम्पशंस के बाद बोर्डेज ने एक फॉर्मूला दिया जिससे हमें करेक्शन लगाने के लिए यूज करेंगे हम जिसे. तो बोर्डेज का जो फॉर्मूला था करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ अ लाइन. इसके लिए बोर्डेज ने फॉर्मूला दिया. वो फॉर्मूला था इट इज इक्वल टू एल अपॉन समेशन ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय ईदर लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर. क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये आया कि करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर मतलब या तो लैटिट्यूड के लिए फॉर्मूला लगाना है या डिपार्चर के लिए. तो उसमें डिपेंड करेगा कि हमें लैटिट्यूड के लिए अगर फॉर्मूला लगाना है तो हमें समेशन ऑफ मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स लगाना पड़ेगा. और डिपार्चर के लिए अगर हमें करेक्शन लगाना है किसी लाइन का डिपार्चर हमें सही करना है तो उसके लिए हमें समेशन ऑफ डिपार्चर्स या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल डिपार्चर्स यूज करना पड़ेगा. तो फॉर्मूले में क्या है? लेंथ ऑफ लाइन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ यानी सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ लाइन. मतलब जो पूरा ट्रेवर्स है उसकी सारी लेंथ, उसकी लाइन की सारी लेंथ अगर हम सम कर दें और ये हमारी लेंथ ऑफ लाइन जिस लाइन में हमें करेक्शन लगाना है तो हम इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं. मतलब करेक्शन जो हमें लगाना है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. तो ये हमारा करेक्शन का फॉर्मूला by using Bowditch method या Bowditch rule.
अब सेकेंड मेथड जो हमारा बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स का था वो हमने देखा था ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड क्या है? ट्रांजिट मेथड जो मेथड है उसमें क्या है कि एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट्स। मतलब फर्स्ट वाला जो मेथड था बोर्डिज मेथड, उसमें दोनों ही मेजरमेंट्स एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट्स दोनों ही सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर किए गए थे। लेकिन ट्रांजिट मेथड में एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट्स, देन ट्रांजिट मेथड इज यूज। मतलब जब हमारा लीनियर मेजरमेंट्स कम प्रिसीजन का होगा और एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा प्रिसीजन से हमने मेजर किया होगा तब हम ट्रांजिट मेथड का यूज करेंगे। अब करेक्शन का फॉर्मूला होता है, जैसे हमने बोर्डिज मेथड में देखा था करेक्शन का फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ पर भी है करेक्शन का फॉर्मूला। तो करेक्शन टू एनी लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन, लैटिट्यूड के लिए अलग और डिपार्चर के लिए अलग, दो अलग अलग फॉर्मूले थे, वहां पर भी थे और यहाँ पर भी दो अलग अलग फॉर्मूले होंगे। तो लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन के लिए जो फॉर्मूला है करेक्शन का तो वो है L अपॉन एल टी। अब L और एल टी क्या है? L जो है वो है लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन और एल टी जो है वो है सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स। अलजेब्रिक सम नहीं है ये सिर्फ सम है। इसमें साइन जो है हमें कंसिडर नहीं करना है, एलटी में साइन कंसिडर नहीं करना है। और जो समेशन ऑफ एल है वो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स है। लेकिन एलटी जो है उसमें हमें आगे जो भी लैटिट्यूड्स हैं उसके आगे जो भी साइन है वो हमें कंसिडर नहीं करना है और यहाँ पर साइन कंसिडर होगा। तो ये है डिफरेंस एलटी और समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स में। तो यहाँ पर अलजेब्रिक सम है और यहाँ टोटल सम है विदाउट कंसिडरिंग साइन, यहाँ पर विद कंसिडरिंग साइन ऑफ लैटिट्यूड्स। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है? करेक्शन ऑफ एनी डिपार्चर ऑफ अ लाइन। मतलब किसी एक डिपार्चर में जो भी करेक्शन हमें लगाना है वो हमें कैसे शो करते हैं? डी अपॉन डी टी। अब डी जो है वो डिपार्चर हो जाएगा, डी टी जो है वो टोटल सम ऑफ डिपार्चर्स हो जाएगा विदाउट कंसिडरिंग साइन। मतलब सिर्फ समेशन, मतलब सिर्फ सम ही सम करना है उसे, मतलब प्लस करते जाना है जितनी वैल्यूज हैं विदाउट कंसिडरिंग साइन। और यहाँ पे जो समेशन ऑफ डी है मतलब समेशन ऑफ ऑल डिपार्चर्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल डिपार्चर्स यहाँ पर होगा। तो ये है दो फॉर्मूले ट्रांजिट मेथड के थ्रू हमें जो करेक्शन करना है उसके लिए। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड इज यूज फॉर रफ सर्वे सच एज कंपास ट्रेवर्सिंग। मतलब कंपास जो है हम यूज कर रहे हैं और रफ सर्वे के लिए ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस किए हैं, लेकिन इस वाले ग्राफिकल मेथड में कोई भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। जहां पर हमें रफ सर्वेस के लिए काम करना है, उन्हें बैलेंस करना है, तो ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। अब बोर्डिज मेथड जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है ग्राफिकली विदाउट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। मतलब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन मैंने बोला कि अभी नहीं होता है इस वाले में, तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा ग्राफिकल मेथड में। यहाँ पे सीधे सीधे हम बोर्डिज मेथड को अप्लाई कर देते हैं। जैसा ई लीनियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल एंड ई एंगुलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। ये वाला जो अजम्पशन है वो अप्लाई करते हैं और बोर्डिज मेथड डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है ग्राफिकली विदाउट एनी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इन ग्राफिकल मेथड। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है एक्सिस मेथड। एक्सिस मेथड में क्या होता है? इसे हम तब अडॉप्ट करते हैं व्हेन एंगल्स आर मेजर्ड वेरी करेक्टली। मतलब बहुत ज्यादा प्रिसीजन से हमने अगर एंगल्स को मेजर किया है तो उस केस में हम एक्सिस मेथड यूज करेंगे। और एक्सिस मेथड जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए अगर हमने मेजर किया है एंगल बहुत एक्यूरेसी से। अब क्या है? करेक्शंस आर अप्लाइड टू ओनली लेंस। अब क्या है इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये इसका जो भी करेक्शन है वो सिर्फ लेंथ पे अप्लाई किया जा सकता है, एंगल्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ करेक्शन आर अप्लाइड टू ओनली लेंस। नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्शन ऑफ लाइन एंड शेप ऑफ डायग्राम आर प्रिजर्व। मतलब डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगा। पूरा जो फिगर है, अगर ये कोई हमारा सर्वे है, ट्रेवर्स सर्वे, ये कोई है अगर, तो इसका जो डायरेक्शन है, इस लाइन का जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। सिर्फ जो हमारा एक्सिस मेथड में जो भी ट्रेवर्स है वो इधर श्रिंक कर जाएगा या लेंथ जो है वो कम होने के कारण हमारा जो ट्रेवर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और क्लोज ट्रेवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो शेप है वो प्रिजर्व रहेगा और जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी लाइंस की।
अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रेवर्सिंग में वो है ओमिटेड मेजरमेंट्स। मतलब ओमिटेड मेजरमेंट्स एज द नेम सजेस्ट कि ऐसे मेजरमेंट जो कि ओमिट हो गए हैं ड्यू टू सम रीजंस, मतलब कुछ रीजन के कारण अगर हम कोई कुछ रीडिंग्स नहीं ले पा रहे हैं या फिर हम फील्ड से वो उठाकर टेबल में नहीं ला पा रहे हैं तो उस चीज को हम कहते हैं ओमिटेड मेजरमेंट्स। अब when it is not possible to take all measurements due to some obstacle, मतलब अगर हम फील्ड में है और हमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है बीच में जिससे हम मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं तो हम उसे तो पहले ले आएंगे। अगर हमने मेजरमेंट कर लिया है तो उसे तो हम गेल्स जो हम टेबल है हमारी वो उसमें हम ले आएंगे। लेकिन अगर हमारा कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है और मेजरमेंट्स के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जा रहा है जिसके कारण हम जो मेजरमेंट है वो नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी जो टेबल बनेगी उसमें कुछ प्लेसेस जो है वो खाली ही रह जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लेसेस खाली रह जाएं, तो उसी को हम कहते हैं ओमिटेड मेजरमेंट्स। जो प्लेस खाली है वो ही हमारी ओमिटेड रीडिंग या ओमिटेड मेजरमेंट कहलाएगी। अब क्या है इसमें कि हमें ऐसा मिल गया, हमने एक टेबल बनाई जिसमें दो प्लेसेस खाली है, मतलब लैटिट्यूड और डिपार्चर की टेबल बनाई हमने और उसमें लेंथ की, मतलब अगर हमारी कोई टेबल है जिसमें हमने अलग अलग रोज में लाइन लेंथ लैटिट्यूड और डिपार्चर शो कर रहे हैं, अगर हम किसी टेबल में ये चारों चीजें अगर हम शो कर रहे हैं और तो अगर हमारी क्या होता है कि इसमें लाइन लेंथ लैटिट्यूड डिपार्चर, एक और बियरिंग भी होता है, बियरिंग लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, इसकी हमने टेबल बनाई। हमारे जो भी ट्रेवर्स है उसके लिए हमने ये वाली टेबल बनाई, लाइन लेंथ बियरिंग लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो हमने मेजरमेंट्स किए, लेकिन अगर हो सकता है कि इसमें गलतियां हो जाए, हम लेंथ में ऑब्स्टेकल आने के कारण हम लेंथ मेजर ना कर पाए किसी लाइन की। सपोज फर्स्ट लाइन की हमने लेंथ मेजर नहीं कर पाए तो इसकी वैल्यू हमने x रख दी, और सेकेंड लाइन के लिए जैसे ए लाइन है, ए बी लाइन है, उसके लिए हमने लेंथ अगर हम ऑब्स्टेकल के कारण नहीं ले पा रहे हैं तो हमने उसकी वैल्यू x रख दी। मतलब यहाँ पर जो प्लेस है वो फिल नहीं हो पाई, इसे हमने x मान लिया है। लेकिन और बियरिंग में भी अगर कुछ गड़बड़ी आ जाती, पहले इसमें अगर बियरिंग कुछ भी आई होगी, सपोज 130 डिग्री अगर हमने मान ली बियरिंग आ गई, लैटिट्यूड डिपार्चर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि या तो लेंथ या बियरिंग, इसमें कोई ना कोई अगर ऑब्स्टिकल आ रही, दूसरी लाइन BC ले लेते हैं, BC लेने के बाद लेंथ हमने मेजर कर ली, सपोज 12 अगर लेंथ है उसकी, और बियरिंग यहाँ पे हम मेजर नहीं कर पाए, यहाँ पे ऑब्स्टिकल इन टेकिंग एंगुलर मेजरमेंट्स आ गया, तो यहाँ पे जो प्लेस है वो भी खाली रह जाएगी, और ये खाली स्पेस जो है वही कहलाते हैं हमारी ओमिटेड मेजरमेंट। अब ओमिटेड मेजरमेंट यहाँ पे हम अगर इसे y कंसिडर कर लेते हैं और हम टोटल अगर बात करें तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब हमें ये x नहीं पता और ये y नहीं पता, ये दोनों चीजें हमें नहीं पता है। इन्हें नहीं पता है अगर हमें, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब प्लॉट तो करना है हमें। भले ही ये रीडिंग्स हमें नहीं पता है लेकिन तब भी हमें अल्टीमेटली जो मैप है वो तो प्लॉट करना ही है। तो प्लॉट करने के लिए क्या करना है हमें, सच क्वांटिटीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग समेशन ऑफ L इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ D इज इक्वल टू D0। मतलब इस टेबल में अगर हम लैटिट्यूड का समेशन 0 कर दे और डिपार्चर का समेशन 0 कर दे, टोटल लैटिट्यूड एंड टोटल डिपार्चर का समेशन 0 कर दे और इस टेबल को फिर सॉल्व करते हैं, तब हमारी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। मतलब x और y की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे, फिर क्वेश्चन से वो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ L इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ D इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ L जो है वो समेशन ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स एंड समेशन ऑफ D जो है वो समेशन ऑफ ऑल डिपार्चर्स ऑफ अ ट्रैवर्स है। अब इन्हें 0 कर देंगे तो हमारा जो ट्रैवर्स है वो करेक्ट करने के लिए हमें क्वांटिटीज जो है वो मिल जाएंगी। अब क्या है, सच मिसिंग क्वांटिटी शुडंट बी मोर देन 2। अब इसका लिमिटेशन ये आ गया कि ओमिटेड मेजरमेंट्स 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब या तो लेंथ में ही 2 हो जाए, या बियरिंग में ही 2 ओमिटेड मेजरमेंट्स हो जाए, या फिर एक लेंथ में एक बियरिंग में ओमिटेड मेजरमेंट हो जाए। तो ये दोनों चीजें जो है सिर्फ 2 ही हो सकती है। मतलब मेजरमेंट में ओमिशन जो हो रहा है वो सिर्फ 2 बार हो सकता है। मतलब अगर पूरा ट्रेवर्स है उसमें 2 से ज्यादा बार अगर ओमिशन आ रहा है तो फिर वो ट्रेवर्स हमारा पूरा गलत हो जाएगा, उसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब सही नहीं कर सकते, और उसकी क्वांटिटीज जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते जो ओमिशन हो गई है। अब क्या है, ये इसका लिमिटेशन है कि 2 से ज्यादा ओमिटेड मेजरमेंट्स
जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम दूसरा सर्वे करेंगे, मतलब ट्रेवर्स ही दूसरा हमें करना पड़ेगा। इन सच केसेस देयर इज नो चेक ऑन द फील्ड वर्क नॉर द सर्वे कैन बी बैलेंस। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ओमिटेड मेजरमेंट्स के टाइम पे हमारे जो ओमिशन हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहा है, वो सिर्फ ऑब्स्टेकल के कारण हो, ऑब्स्टेकल हम हटा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है कि चेक जो है वो फील्ड वर्क में तो किया नहीं जा सकता, फील्ड वर्क में नहीं हो रहा है, हमारे पास वैल्यू ही गलत है, मतलब गलत नहीं है लेकिन फिर भी एक हद तक वो सही तो नहीं है, एक्स और वाई हमने निकाली अगर वैल्यू तो टोटल करेक्ट तो होंगी नहीं। तो जो चेक है वो सर्वे वर्क जो है हमारा वो बैलेंस भी हम नहीं कर सकते। ओमिटेड मेजरमेंट्स के केस में हम ना ही चेक लगा सकते हैं फील्ड वर्क में, और फिर हम हमारा जो करेक्शन लग रहा था मतलब बैलेंसिंग हो रही थी क्लोजिंग एरर की, वो भी हम नहीं कर पाएंगे ट्रेवर्स सर्वे में इस वाले केस में। Now we will have a look at some questions that have been asked in the previous year examinations. Firstly क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the sum of the northings of a traverse exceeds the sum of southings by 1 meter and sum of eastings exceeds the sum of westings by 1 meter, the resultant closing error and its true bearing are respectively। अब फर्स्टली हमें ये ध्यान दें कि कुछ नया देखने मिला है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये है नॉर्थिंग और साउथिंग और इसके अलावा ईस्टिंग और वेस्टिंग। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये हमारा अगर सिस्टम है, क्वाड्रेंट्स हैं डिफरेंट, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ये चारों चीजें थी। अब इसमें क्या था, लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या था। लैटिट्यूड जो था वो नॉर्थ साउथ वाली लाइन पे जो प्रोजेक्शन था, और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन था वो डिपार्चर था। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, वो अगर लैटिट्यूड की वैल्यू की बात कर रहा है तो नॉर्थिंग्स और साउथिंग्स की बात होगी, और डिपार्चर जो है, डिपार्चर इस वाली एक्सिस में आ रहा था। डिपार्चर वाली जो भी लाइंस है, डिपार्चर की अगर वो बात कर रहा है क्वेश्चन में, या ऐसे किसी भी सेंस में अगर देख सकते हो कि जब आप ट्रेवर्स कर रहे हो और लैटिट्यूड और डिपार्चर की बात कर रहे हैं, तो साउथिंग्स, नॉर्थिंग्स और साउथिंग्स जो है उसे कंसिडर करना है हमें लैटिट्यूड, और जो ईस्टिंग्स और वेस्टिंग्स है, ईस्टिंग्स और वेस्टिंग्स, उसे कंसिडर करना है हमें डिपार्चर। अब ईस्टिंग और वेस्टिंग क्यों बोल रहा है, मतलब ईस्ट साइड में अगर डिपार्चर है इस साइड में, ईस्ट की साइड में, तो वो डिपार्चर हो गया ईस्टिंग्स, और वेस्ट साइड में अगर डिपार्चर है तो वेस्टिंग्स हो जाएगा। ऐसे ही लैटिट्यूड के साथ है कि नॉर्थ साइड में इस वाले ओरिजिन पॉइंट के ऊपर नॉर्थ साइड में अगर हमारा लैटिट्यूड है तो वो हो जाएगा नॉर्थिंग, और जो साउथ साइड में लैटिट्यूड है वो हो जाएगा हमारा साउथिंग। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें रिजल्टेंट क्लोजिंग एरर निकालनी है। अब रिजल्टेंट क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो था ई ऑफ क्लोजिंग एरर, मतलब एरर जो ई से शो कर रहे हैं, समेशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी का स्क्वायर, मतलब ये होल अंडर रूट में रहेगा। ये था हमारा फॉर्मूला किसके लिए, क्लोजिंग एरर के लिए। अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या बताया कि नॉर्थिंग्स ऑफ अ ट्रेवर्स एक्सीड्स द सम ऑफ साउथिंग्स, मतलब और 1 मीटर दिया हो, मतलब ये हो रहा है कि नॉर्थ साइड के जो डिपार्चर, नॉर्थ साइड में जो लैटिट्यूड्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं साउथ साइड के लैटिट्यूड से कितना, बाय 1 मीटर। तो हमारा जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स वो हो जाएगा 1 मीटर। अब इसी तरह हम ईस्टिंग और वेस्टिंग में देख लेते हैं, दैट सम ऑफ ईस्टिंग्स एक्सीड्स द सम ऑफ वेस्टिंग्स बाय 1 मीटर। अब 1 मीटर यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ईस्टिंग और वेस्टिंग का जो सम है वो एक दूसरे से कितना डिफरेंस कर रहा है, वही डिफरेंस जो हो जाएगा वो होगा हमारा समेशन ऑफ डी, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर्स ऑफ द ट्रेवर्स, वो भी हमारा 1 मीटर। अब ये दोनों की वैल्यू आ गई, इसे हम डायरेक्टली अगर पुट कर देते हैं तो पुट करने में क्या आ रहा है, ये 1 वैल्यू इसकी समेशन ऑफ एल, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी जो है वो भी 1 है, ये दोनों 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ई जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अंडर रूट 2। तो एक चीज तो आ गई हमारी, क्लोजिंग एरर निकालनी थी और ट्रू बियरिंग निकालनी थी। तो ट्रू बियरिंग हम निकाल रहे हैं, पहले क्लोजिंग एरर निकाली हमने, क्लोजिंग एरर जो है हमारी वो आ गई अंडर रूट 2। तो इस ऑप्शन में
√2 एक जगह पे है, लेकिन हमें और कंफर्म अगर करना है कि ट्रू बियरिंग क्या है, तो ट्रू बियरिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ डी अपॉन, ट्रू बियरिंग के लिए जो फॉर्मूला निकालना है हमें वो है मतलब बियरिंग निकालनी है किसकी, बियरिंग निकालनी है हमें लास्ट लाइन की। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला जो है वो है tan इनवर्स समेशन ऑफ d अपॉन समेशन ऑफ l, ये हमारा फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ d अपॉन समेशन ऑफ l। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे सीधे। तो वैल्यू क्या है, tan इनवर्स समेशन ऑफ d जो है वो 1 है और समेशन ऑफ l भी 1 है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो थीटा की आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan 1/1 जो है वो मतलब tan 1 की वैल्यू जो होती है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब tan 1 आ गया। अगर यहाँ थीटा, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ इन अ क्लोज ट्रेवर्स द सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड्स इज मोर देन द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड एंड ऑल्सो द सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर्स इज मोर देन द सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर्स। ये वो हमारा स्टेटमेंट। अब क्या बोल रहा है, द बियरिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज इन द। अब इसने पूछा है कि क्लोजिंग लाइन जो है हमारी इस ट्रेवर्स की, उसकी बियरिंग कहां पर होगी, उसकी बियरिंग जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पे हम क्वेश्चन जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। क्या दिया उसने, इसने दिया हुआ है क्लोज ट्रेवर्स में सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड्स इज मोर देन सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड्स। मतलब ये अगर हमारे क्वाड्रेंट्स हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये चारों हैं। इसने दिया हुआ है कि सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड्स इज मोर देन सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड्स। अब नॉर्थ लैटिट्यूड्स का जो सम है वो ज्यादा हो जाएगा साउथ लैटिट्यूड से, तो वैल्यू कुछ हमारी ओरिजिन से किस तरफ के लिए जाएगी, जब हमारे नॉर्थ ज्यादा है साउथ कम है, तो नॉर्थ ज्यादा होने के कारण वैल्यू कुछ ऐसे जाएगी ऊपर में, मतलब इसके ऊपर रहेगी, ओरिजिन के ऊपर रहेगी। अब ये पॉइंट हमें पता चल गया लैटिट्यूड्स के हिसाब से कि भाई इसके ऊपर रहेगी। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमें, एंड ऑल्सो द सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर्स इज मोर देन द सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर्स। अब वेस्ट डिपार्चर जो है वो ईस्ट डिपार्चर से ज्यादा है, मतलब वैल्यू जो लाई करने वाली है क्वाड्रेंट में वो एक तरह से हमें पता चल जा रहा है कि वेस्ट डिपार्चर जब इस तरफ है, इस तरफ ज्यादा वैल्यूज हैं, तो उस तरफ तो लाई नहीं करेगी, हमारी जो पॉइंट है वो उस तरफ लाई नहीं करेगा, तो पॉइंट जो है इस तरफ लाई करेगा। अब इन दोनों जगह हमें पता चल गया कि ईस्ट और वेस्ट डिपार्चर से और लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ से हमें पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है ओरिजिन ये है, ओरिजिन ये है तो इसके ऊपर रहने वाली है। अगर ऊपर रह रही तो इस वाले नॉर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये वाले क्वाड्रेंट में जाने का चांसेस है कि ये वाला क्वाड्रेंट होगा या तो ये वाला क्वाड्रेंट होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, उसके लिए अब अगर ईस्ट वाले जो डिपार्चर्स है वो ज्यादा हो जाता तो हमारी वैल्यू इस तरफ लाया करती, तो ऐसा वाला तो केस है नहीं। वेस्ट वाली जो वैल्यूज हैं डिपार्चर्स की वो ज्यादा, वो लाया कर रही है, वो ज्यादा होने के कारण इस तरफ हमारी जो वैल्यू है वो लाया कर रही है। इसके कारण हमारा जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब हमारी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इन दोनों का जो जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन का, वहां पर हमारी लाइन बनेगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ही ये हमसे पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में लाया कर रही है, तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें लाया कर रही है हमारी लाइन, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर एन ओपन ट्रेवर्स ऑफ n नंबर ऑफ स्टेशंस। मतलब ये क्वेश्चन पूछा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भैया फोर बियरिंग और बैक बियरिंग बतानी है हमें कि कितनी होंगी अगर नंबर ऑफ स्टेशन जो है वो n है। वो ऑप्शन क्या है, n-1, n+1, 2n-1। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये कोई वैसे तो फैक्ट है नहीं, नॉर्मली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली अब n नंबर ऑफ स्टेशन, तो हम क्या करते हैं, ओपन ट्रेवर्स है, अज्यूम कर लेते हैं। इस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं n नंबर ऑफ स्टेशन अगर दिया है तो अगर हम अज्यूम कर ले कि हमने 4 स्टेशंस लिए हैं,
तो ओपन ट्रेवल्स मैं बनाता हूँ, तो A to B, B to C, C to D और हमारे A B C D, मतलब 4 स्टेशन हो गए, 1 2 3 और 4, चारों स्टेशन हो गए हमारे। अब इसकी हमें देखना है कि कितनी हमें फोर बियरिंग मिल रही है और कितनी बैक बियरिंग मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम टेबल वाइज देख लें तो लाइन, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, ये हमारी टेबल हम बना लेते हैं। फर्स्टली देखें अगर तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हमारा ये क्वाड्रेंटल के हिसाब से, अगर हम क्वाड्रेंटल सिस्टम के हिसाब से देख लें तो ए बी लाइन के लिए हमारी फोर बियरिंग तो मिल रही है हमें, ये हो जाएगी उसके लिए फोर बियरिंग। तो ये हो गया। आप सबसे पहले लाइन देख लेते हैं ए बी, और सॉरी लाइन नहीं, इसमें पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट्स हम वो करेंगे, पॉइंट या स्टेशन कह सकते हैं इसे। तो पॉइंट ए या स्टेशन ए के लिए ए बी सी और डी, ये 4 चीजें हो गई हमारे पास, 4 स्टेशन हैं। अब इसके लिए फोर बियरिंग क्या है और बैक बियरिंग क्या है ये देख लेते हैं। अब पॉइंट ए के लिए आप देख सकते हो कि ए बी जो है उसका जो भी बियरिंग है वो उसकी फोर बियरिंग तो हो जाएगी, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं ए बी, फोर बियरिंग तो मिल गई। अब बैक बियरिंग मतलब आपको बैक साइड में देखना होता है, तो उसके लिए तो यहाँ पे अवेलेबल कोई लाइन नहीं है, ए के पीछे तो कोई लाइन नहीं है, तो बैक बियरिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। ए पॉइंट के केस, ए जो स्टेशन है उस केस में बैक बियरिंग अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेशन है वो है बी, बी को हम अगर कंसिडर कर लेते हैं तो ये है हमारा बी पॉइंट, यहाँ से ये सी से ज्वाइन हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये बी पॉइंट है तो फोर बियरिंग तो मिल रही है, फोर बियरिंग ऑफ बी सी, मतलब बी से सी जा रहे हैं आप तो फोर बियरिंग मिल रही है आपको। लेकिन अगर बैक बियरिंग की बात की जाए तो बैक बियरिंग ऑफ बी सी क्या होगी, जो बैक बियरिंग होती है वो इस तरह से हो जाएगी, ये हमारी बैक बियरिंग हो जाएगी, बीसी के लिए बैक बियरिंग ये हो जाएगी। तो स्टेशन बी पे हमने देखा, ए पॉइंट पे हमने, ए स्टेशन में क्या देखा कि हमें फोर बियरिंग बस मिल रही है, ए से बी जाने के लिए जो भी है वो फोर बियरिंग है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन है बी पॉइंट में, तो बी पॉइंट में हमें 2 चीजें मिल रही है, फोर बियरिंग मिल रही है बी टू सी के लिए, बी सी के लिए फोर बियरिंग मिल रही है, और बैक बियरिंग मिल रही है हमें कौन सी, बी टू ए जाने के लिए बैक बियरिंग मिल रही है, तो बी ए, ये हो गई हमारी बैक बियरिंग बी स्टेशन पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन है वो है सी। अब सी पे अगर हम जाते हैं तो सी पे क्या हो रहा है, सी स्टेशन पे हमें फोर बियरिंग मिल रही है सी डी, और बैक बियरिंग मिल रही है सी बी, बैक बियरिंग ऑफ सी बी, ये मिल रही है हमें। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डी, डी स्टेशन पे जब हम जा रहे हैं तो वहां पे हमें फोर बियरिंग तो नहीं मिल रही, ये वाला अगर पॉइंट है तो फोर बियरिंग हमें नहीं मिल रही है डी पॉइंट पे, डी स्टेशन पे हमें फोर बियरिंग नहीं मिल रही है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे पीछे साइड आने के लिए है, तो यहाँ पे फोर बियरिंग नहीं है, और फोर बियरिंग नहीं होने के कारण यहाँ पे जो बियरिंग है वो है डीसी, डीसी जो है वो बैक बियरिंग है, तो सीडी की डीसी जो है वो बैक बियरिंग है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि अगर हमने एन नंबर ऑफ स्टेशन की बात इसने की थी, हमने लिए कितने स्टेशन, हमने सपोज 4 स्टेशन ले लिए, 4 स्टेशन ले लिए, मतलब n इज इक्वल टू हमारा 4 हो गया। और हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है वो कितनी कितनी मिलेंगी। तो फोर बियरिंग 1 हो गई, 2 हो गई, 3, 3 के अलावा तो हमें नहीं मिली, 4 स्टेशन लेने पे 3 के अलावा कोई भी फोर बियरिंग नहीं मिली। लेकिन अब बैक बियरिंग देख लेते हैं, बैक बियरिंग फर्स्ट में नहीं मिली, सेकेंड में 1 2 3 बैक बियरिंग भी मिल रही है। तो हमें आंसर क्या हो जाएगा, n जो है हमारा वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेशंस। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 अगर हमने पुट किया है, पूरे सॉल्व करने पे n इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो हमारी जो फोर बियरिंग है वो कितनी आ रही है, फोर बियरिंग इज इक्वल टू 3, और बैक बियरिंग जो है वो भी 3, तो दोनों आ रही है 3, हमने n जो है वो 4 लिया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, n-1 हो जाएगा, 4 - 1 3, यहाँ पर भी n-1 यानी 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा n-1
is equal to 4 bearing and n minus 1 is equal to back bearing when n number of stations are there. होप आपको सारे कंसेप्ट्स और सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आज कराया वो समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रिलेटेड है इस वाले लेक्चर से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.